बिहार का करंट अफेयर्स आज 18 और 19 अप्रैल ये 2 दिन का है। 18 तारीख का मैं नहीं ले करके आ पाया था, कुछ हेल्थ इश्यू था, गर्मी काफ़ी थी जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। इसलिए बोर्ड के सामने में मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपको यहाँ पर आ करके और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और इस वीडियो को जो है अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि हर आपको पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। मेंस के लिए भी मैं कोट करता हूँ, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। मैं हुसैन सर आपका अपने से यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चलिए, इसको बताने से पहले हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट नहीं किया हुआ है, उसे मैं उसके बारे में पहले बता दूं। जैसे कि जाति आधारित जनगणना जो है हम लोग पिछले वीडियो में कई बार हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज के पेपर में भी थोड़ा सा उसमें टच किया गया है, जिसको मैं बता दूं। एक्चुअल में क्या है कि गणना के दौरान जो है आपको बाहरी राज्य वाले भी तो बिहार में रहते हैं, तो उनके लिए भी एक कोड जो है आपको बिहार जो हमारे सामान्य प्रशासन जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसमें वो भी कोड डाला जाएगा। तो वो एक पॉइंट्स था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसीलिए मैंने नहीं दिया है। लेकिन इसको जानकारी के तौर पर रखिएगा कि बाहर के राज्य वाले भी यहाँ आ रहे हैं, उनकी भी गणना होगी। और उस गणना होने के साथ उसमें ये भी पता चलेगा कि हाँ, कि हमारे बिहार में बाहर जो दूसरे राज्य के जो हैं वो लोग भी कितने हैं, तो ये सब इसका भी आंकड़ा हमारे पास सेव रहेगा। एक वो हो गया। दूसरा है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा जिनकी 123वीं आपको जयंती मनाई गई थी, वो जो है 1961 से 63 के बीच में आपको मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के। तो क्योंकि ये छुपा हुआ चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी आपको पड़ोस देती है वैसा भी जो कि आपको पता नहीं होता है और उसका वो न्यूज़ में रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री हैं विनोदानंद झा, जो कि दरभंगा के हैं। तो ये कुछ और पिछला वीडियो में भी मैंने एक और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बताया था, राम सुंदर दास। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कि आपको उनके बारे में भी पेपर में थोड़ा सा दिया हुआ था, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी तो वो चीज़ दिया हुआ था, तो इसीलिए मैं उसको भी रिवीजन करवा दिया हूँ। चलिए, अब हम लोग आते हैं इस पे। पहला जो पॉइंट है आपको कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए जांच यूनिट स्थापित होगी। ठीक है, तो डीएनए जांच यूनिट स्थापित होगी। एक्चुअल में डीएनए जांच यूनिट क्यों स्थापित होगी, तो हम लोग जानते हैं कि अभी जैसे अस्पतालों में क्या हो रहा है कि बच्चे की चोरी हो जा रही है, ठीक है, और बच्चे की चोरी हो जा रही है, अदला बदली भी हो जा रहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपको जैसे बच्चे का पिता कौन है उसकी भी जांच के लिए भी जो है आपको ये डीएनए यूनिट को स्थापित करने की बात की गई है। और कई बार आप ये भी देखते होंगे कि आपको यौन शोषण होता है, तो उसका भी डीएनए टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको ये जो पुलिस के द्वारा जो ये सब चीज़ होता है, जैसे मान लिया कुछ यौन शोषण हुआ तो उसका रिपोर्ट आया, तो फिर उसके बाद ही आपको कुछ एक्शन लेने का ये होता है। तो डीएनए टेस्ट के लिए क्या था कि पहले जो है आपको सिर्फ पटना में ही था, तो पटना में ही था, और उससे क्या है कि जांच का बहुत सारा लोड पड़ जाता था पटना में जो यूनिट है। तो इसी की वजह से आपको क्या हुआ है कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी खोलने के लिए अभी कैबिनेट की मीटिंग कल हुई थी, यानी कि 18 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और आपको 19 को आपको ये बातें दी गई है। तो कैबिनेट मीटिंग में जो चीज़ें को मंजूरी दी गई है तो उन सबको हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो पहला हो गया कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए जांच यूनिट स्थापित होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में आपको डीएनए यूनिट स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगला है कि वाहन दुर्घटना मुआवजा दावों पर फैसलों को हर जिलों में न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण मतलब कि आपको जो अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें वाहन दुर्घटना जो हुआ है उसका मुआवजा, वाहन दुर्घटना जो होता है उसका मुआवजा देने के लिए बातें हुई है, जो कि वर्तमान में सिर्फ पटना जिले में ही आपको न्यायाधिकरण है। मतलब कि मुआवजा के लिए सिर्फ पूरे बिहार में सिर्फ पटना में ही है, आपको एक ही जगह है आपको न्यायाधिकरण, जो कि हमारे मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो वहां पर अब हर जिलों में न्यायाधिकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे क्या होगा कि है क्या ना कि जैसे दुर्घटना हो गया, दुर्घटना कोई भी हो जाता था,
सड़क दुर्घटना हो गया या किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया और होता था मुआवजा जो है आपको पटना, अगर किसी का अगर बीमा नहीं करवाया हुआ है तो वो मुआवजा के लिए या तो वहाँ के ही सामान्य जो वहाँ के जो प्रशासन है उसमें आंदोलन करने लगते हैं या आपको बहुत सारा विवाद होने लगता है। तो अब क्या है कि और फिर वहाँ से फिर पास आउट करना पड़ता है कि आपको पटना में, अब पटना में आपको फिर मुआवजा के लिए आना और फिर चक्कर लगाना, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसको देखते हुए हमारी बिहार सरकार ने क्या किया है कि अब हर जिले में आपको न्यायाधिकरण की स्थापना कर दिया गया है ताकि आपको सभी को आपको मुआवजा जो है, चाहे व्यक्ति हो या परिवार हो, उनको मुआवजा मिल सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है वर्तमान में अभी सिर्फ पटना में ही है, पटना जिले में ही है आपको न्यायाधिकरण। तो मोटर यान संशोधन अधिनियम जो 1988 जो था, ठीक है, 1988 के आलोक में 1 अप्रैल 2022 को से लागू नए प्राविधानों को प्रभावी बनाने के लिए न्यायाधिकरण गठन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। तो आपको इसका जो क्वेश्चन आएगा वो टफ क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो ये क्या करेगा कि आपको जो अभी नियमावली आई है, यानी कि वाहन दुर्घटना से संबंधित जो नियमावली आई है जिसके अंतर्गत आपको हर जिलों में न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी, वो किस मोटर यान संशोधन के तहत, तो वो आपको अधिनियम 1988 के तहत, मतलब कि इसके ही आलोक में जो है ये आपको प्रभावी बनाने के लिए 2023 में इसको स्वीकृति मिली है ये नियमावली को। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये 1 अप्रैल को से लागू होता था। ठीक है, जब अधिनियम 1988 के आलोक में फिर एक नियमावली आई थी तो उसके तहत जो है आपको 1 अप्रैल 2022 से लागू था आपको ये दुर्घटना मुआवजा के लिए। तो अब उसके बाद इसी को ही और 1 अप्रैल 2022 को ही और प्रभावी बनाने के लिए आपको जो है जो नियमावली लाई गई है 2023 लाई गई है, जो कि कल उसकी स्वीकृति कर दी गई है। तो इसमें क्या है कि गठन और सेवा शर्त है। ठीक है, तो गठन तो हर जिले में जो गठन होगा तो उसके लिए आपको है और सेवा शर्त है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना याद रखिएगा कि पहले अभी जो वर्तमान में न्यायाधिकरण जो है आपको कहाँ है, तो पटना में है और अब हर जिले में होगा और वो किसके तहत, नियमावली 2023 के तहत होगा। और ये किसके आलोक में है, तो ये मोटर यान संशोधन अधिनियम 1988 के आलोक में है और जो कि 1 अप्रैल 2022 को लागू जो हुआ था जो प्राविधान, उसी को और प्रभावी बनाने के लिए है। ठीक है, अब दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य चल रहा है। अब दरभंगा में एम्स कार्य का निर्माण चल रहा है, ये भी कल स्वीकृति इसमें दी गई है। कुछ पैसे की जरूरत थी तो आपको ये दरभंगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, फिर रिवीजन कर लीजिए कि हमारे बिहार में 2 जगह जो है आपको एम्स है, एक पटना में एम्स है और बन रहा है जो कि आपको दरभंगा में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी पटना एम्स के अलावा बिहार में किस राज्य में एम्स का निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो आपको दरभंगा में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में मोनिका दास बनी चुनाव आयोग की स्टेट आइकन बनी है, मोनिका दास। आगे पढ़ते हैं हम लोग। मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, अब मंगलामुखी समुदाय ये एक्चुअल में मोनिका दास जो है वो चुनाव आयोग का आइकन बनाया गया है, लेकिन मोनिका दास जो है वो क्या है, ये ट्रांसजेंडर है, यानी कि जिसको बोलते हैं हिजड़ा। तो हिजड़ा है मोनिका दास, लेकिन हिजड़ा दास नहीं है या ये अच्छा टर्म भी नहीं लगता है, इसीलिए इसको मोनिका दास को मंगलामुखी समुदाय हो गया वही कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय हो गया या हिजड़ा का जो समुदाय हो गया, उसको उसकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनको जो है चुनाव आयोग का आइकन बनाया गया है। एक्चुअल में मोनिका दास जो है ये आपको अभी जो है आपको केनरा बैंक में अधिकारी हैं, ये मोनिका दास जो कि ट्रांसजेंडर है। और इससे पहले 2020 में जो आम निर्वाचन जो 2020 का जो था उसमें भी ये राज्य की पहली ट्रांसजेंडर महिला कहलाई, जो कि आपको
पीठासीन पदाधिकारी के रूप में इनका पीठासीन पदाधिकारी के रूप में इनका कार्य हुआ, जो कि कार्यों का संपादन किया था 2020 में, जो आपको आम निर्वाचन, जो विधानसभा का जो आम निर्वाचन था 2020 का, तो उसमें जो है इनकी भूमिका को सराहा गया था मोनिका दास का। तो उनको और आइकन बनाया गया है। आइकन क्यों बनाया गया है? तो आइकन बनाने के पीछे ये कारण है कि आपको जितने भी आपको मंगलामुखी समुदाय हैं वो लोग भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, वो लोग भी मुख्य धारा में आए, वो लोग भी सर्विस सेक्टर में आए और वो लोग भी सहभागिता करें। जैसे देखते हैं, आप देखते होंगे कि जैसे आप बस स्टैंड में जाइएगा, बस में बैठिएगा ना, तो वो मंगलामुखी समुदाय के लोग आते हैं और आकर के आपसे पैसा लेते हैं। तो वो अब बिहार सरकार ये चाहती है कि ये लोग भी आपको मुख्य धारा में आए, ये लोग भी जॉब करें, और एक आइकन के रूप में मोनिका दास को इसीलिए रखा गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोनिका दास जो है बनी चुनाव आयोग की स्टेट आइकन। ठीक है, स्टेट आइकन, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला आ जाते हैं कि बिहार सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह की जयंती प्रति वर्ष 29 अप्रैल को पुनाईचक पटना में स्थापित उनकी प्रतिमा पर राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है, जो कि अभी कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी तो उसमें ये जो भीमा शाह जो है, मतलब भीमा शाह, कौन भीमा शाह हो गए? दानवीर भामा शाह। ठीक है, दानवीर भामा शाह। तो दानवीर भामा शाह जो है उनको, उनकी प्रतिमा जो है वो पुनाईचक पटना में उनको स्थापित किया गया है, और हर वर्ष जो है 29 अप्रैल को इनका ये मनाया जाएगा। आपको इनका जो है समारोह मनाया जाएगा, राजकीय समारोह मनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये दानवीर भामा शाह है कौन? एक्चुअल में ये राजस्थान के हैं, जो कि अभी आज का वर्तमान में पाली है, और ये मेवाड़ के राजा जो थे आपको महाराणा प्रताप, जो अकबर के समय के थे। तो वो महाराणा प्रताप जब वो युद्ध लड़ रहे थे और लड़ने के दौरान जब उनकी हार हुई और वो भागते फिर रहे थे, पहाड़ों के पीछे छुपा करते थे, तो उस दौरान क्या हुआ कि आपको उनके पास पैसे की कमी आई। तो यही जो है उनके मित्र भी थे, सेनापति भी थे, और उनके यहाँ ये उनके ही मतलब सेवा में थे और मित्र भी थे। तो उन्होंने देखा कि हाँ कि मेरा मित्र जो है यानी कि महाराणा प्रताप वो संकट में है, तो उनके लिए उन्होंने बहुत अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। तो इसीलिए पूरे इतिहास में कहा जाता है, अगर कोई दानवीर कहा जाता है तो यही इसी को ही दानवीर भामा शाह को कहा जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये तो हमारी बिहार सरकार ने इनका राजकीय समारोह का आयोजन करेंगे हर 29 अप्रैल को हर वर्ष, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये चीज बन सकता है कि ये तो करेंगे, ये नहीं पूछेगा देखिएगा कि इन भामाशाह का जो है, दानवीर भामाशाह का कहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, ये नहीं पूछेगा कि पटना पुनाईचक में, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? तो अब इनके बैक में चला जाएगा, जिस तरीके से ऐसा 68वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था वैसे ही किया गया था। जैसे फाल्गु नदी पर आपको रबर डैम बना, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि वहां पर जो दो नदियां जो है, कौन सी दो नदियों का मुहाना बनता है, तो वैसे ही बैक में चला जाएगा। तो महाराणा प्रताप के ये मित्र थे, और महाराणा प्रताप के समय में जो मेवाड़ में जो थे, और वो उनका सेनापति थे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, कैसे बैक से क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं शराबबंदी कानून। देखिए, शराबबंदी कानून जो है, आप ये जान लीजिए कि जो जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक ये जान नहीं छोड़ने वाला है, और इसके हर चीज़ों को आपको आज शराब का ये मामला क्यों उठ रहा है, तो आप जान रहे हैं कि मोतिहारी में बहुत बड़ा कांड हुआ है। वहाँ पर जो शराब मिला है उसमें मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जो कि आपको वहाँ के ये इन्होंने बोला है, वहाँ के पुलिस अधिकारी ने बोला है। तो मिथाइल अल्कोहल मिला है, तो वो भी एक पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लीजिए अपने नोट कॉपी में। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, उसको नोट कर लीजिएगा, मिथाइल अल्कोहल मिला था, ठीक है। और इससे पहले जो हुआ था वो जो शराब कांड हुआ था उसमें स्प्रिट मिला था, जो कि कहीं से लाया गया था, वो होम्योपैथ वाला कोई था जो मिलाया जाता था, तो वो था, उसका नाम अभी हम एग्जैक्ट नहीं हम बता पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अब इसके भी बैक में जाना होगा कि शराबबंदी, पहले हम लोग यहाँ पर जो है उसकी चर्चा कर लें, फिर उसके बैक में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे।
तो 17 अप्रैल 2023 के बाद अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो उसका मुआवजा पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रूरी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दिया जाएगा, उसका डॉक्टर से मिलेगा, तभी आपको मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा कितना दिया जाएगा? तो वो 4 लाख दिया जाए, 4 लाख दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये बीपीएससी का जो मेंस वाले जो 68 वाले हैं, हो सकता है कि उनको ये शराबबंदी के ऊपर एक निबंध ही आ जाए। तो आपको ये जो अभी करंट का डाटा है इसको आपको डालना होगा। तो अब और इसको मुआवजा जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि शराब कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये टफ क्वेश्चन अगर पीटी का बनाना होगा तो यहाँ पर क्या किया, शराब कानून में कोई संशोधन नहीं होगा। मतलब कि संशोधन नहीं हुआ है, मतलब कि कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो है आपको ये मीटिंग बैठा करके ये मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है 4 लाख, क्योंकि पहले क्या मुख्यमंत्री ने बोला पियोगे तो मरोगे, तो पियोगे तो मरोगे, उन्होंने बोला ये चीज़ सही, उन्होंने बोला था कि पियोगे तो मरोगे। एक तो इससे क्या हुआ कि लेकिन उन पर पार्टी का उनके दबाव हुआ और फिर उसके बाद लगा कि नहीं चलो ठीक है, राहत कोष से जो है पैसा मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति वही कमाता था और वो फिर लोग नहीं, उनके पास कोई है, अनाथ हो गए और या कमाने वाला नहीं है, तो फिर वो मुआवजा से कुछ कर लेंगे वो लोग बिजनेस। तो यहाँ पर 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि भारत में बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप में शराब निषेध है। ये शराब जो निषेध जो है भारत में, वो बिहार में है, गुजरात में है, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप, यानी कि ये 5 जगह जो है शराब निषेध है, ये ध्यान में रखना है। और बिहार में जो सबसे पहली घटना गोपालगंज के खजूर बन्नी में 2016 में हुआ था। यानी कि 2016 कब? तो 16 अगस्त 2016 को। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2016 लिखा है, लेकिन इसमें जो है आपको इसको याद ये रखना है कि गोपालगंज में खजूर बन्नी में पहली बार जो है शराब वाली घटना हुई थी। पहली घटना कब हुई थी? तो आपको 2016 में 16 अगस्त 2016 को हुई थी, और खजूर बन्नी गोपालगंज के खजूर बन्नी में। फिर दूसरा भी जो घटना हुआ था वहीं हुआ था, गोपालगंज में ही हुआ था, 2017 में फिर हुआ था। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना कि पहली बार जो हुआ शराबबंदी के पास जो बड़ा घटना हुआ है तो वो हुआ है गोपालगंज के खजूर बन्नी में हुआ है। ये याद रखिएगा 16 अगस्त 2016 को, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर भी। देखिए ये जो कानून जो है, अगर देखा जाए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक सोच थी, जो गांधीवादी सोच अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है। और हमारे नज़र में अगर बेरोजगारी वाला समस्या छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार जूनियर गांधी हैं, क्योंकि वो जितने भी, चाहे महिला से संबंधित भी उन्होंने बहुत सारे योजनाएं लाया है, या मानव के कल्याण के लिए वो बहुत सारा काम करते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि ये जूनियर गांधी हैं। अब आते हैं कि इसका जो पहले जो शुरुआत जो हुई थी वो आपको 1 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर 5 अप्रैल 2016 को क्या किया गया? पूर्ण शराबबंदी कर दिया गया। पहले थोड़ा सा आपको ये किया गया कि हाँ के गाँव में, फिर उसका शहर गाँव दोनों में ही आपको पूरी तरीके से आपको शराबबंदी कर दी गई। तो ये 2 फैक्ट जो है आपको याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ और पूर्ण शराबबंदी जो है आपको कब कर दिया गया? तो आपको 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सभी जो 68वीं वाले हैं उनके लिए भी, और 69वीं वाले जो लिख रहे हैं तो उनके लिए भी हो सकता है कि जब पीटी पास करके मेंस में जाइएगा तो वहाँ पर भी हो सकता है कोट करने के लिए आपके पास लेटेस्ट डाटा रहेगा, क्योंकि आपका 69वीं वाले का भी मेंस जो होगा वो 2023 में ही होगा। तो इसीलिए इसको ध्यान में, इसको नोट डाउन करके आप अपने पास रखिएगा ज़रूर। पीटी का तो फैक्ट है ही, बहुत सारा पीटी का फैक्ट निकल के आया है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा को कोट किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग G20 बैठक। G20 बैठक पटना में 22-23 जून 2023 को होगा। लेबर एंगेजमेंट की बैठक होगी, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया कि G20 की बैठक जो है बिहार में कहाँ हुई? तो पटना में हुई। अगर और पूछेगा कि हाँ कि ये लेबर कैसी बैठक थी, तो वो आपको लेबर एंगेजमेंट की बैठक थी,
ठीक है, ये हो गया। लेकिन आखिर ये क्यों राज्य में, ये हर राज्य में बैठक हो रही है, जबकि आपको G20 का अध्यक्षता तो भारत कर रही है और नई दिल्ली में इसका समारोह होगा, सम्मेलन जो होगा वो आपको वहाँ होगा, लेकिन बैठक क्यों किया जा रहा है? तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि बैठक करने के पीछे का कारण है कि आपको जो इसमें जो जितने भी सदस्य हैं, जैसे आपको यहाँ डेलीगेट्स आएंगे, करीब 120 डेलीगेट्स आ रहे हैं G20 में, तो वो कई देशों के होंगे, तो कई देशों के होंगे, तो हर राज्य में जैसे हो रहा है, जैसे वाराणसी में भी हुआ, तो इस तरीके से हो रहा है। तो इससे क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति को भी वो पहचानेंगे। हर राज्य का अलग अलग संस्कृति, हर एक अलग का वेशभूषा है, बातचीत है, शैली है, हर चीज़ है, कुछ खान पान है, तो उन सब चीज़ों से भी वो लोग रूबरू होंगे और हमारे यहाँ की संस्कृति को भी जान सकेंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बिहार का पहला, अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल बना इस्लामपुर प्रखंड। ठीक है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल बना इस्लामपुर प्रखंड भागलपुर में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट पीटी में एकदम पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बिहार का पहला ODF का क्या हुआ कि ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब कि जो आपको स्वच्छता अभियान जो है, आपको भारत सरकार की जो है स्वच्छता अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान जो है, जो 2 अक्टूबर 2014 को जो शुरू हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो है आपको शौचालय मुक्त, जो बाहर जो जाते हैं लोटा लेकर के बाहर खेतों में जो ये लैट्रिन करने के लिए जाते हैं, तो उससे मुक्त करने के लिए ये आपको ODF प्लान था। ठीक है, उसी के अंतर्गत क्या हुआ कि आपको ये उसी के अंतर्गत ये प्लान था। और इस गांव ने ये जो प्रखंड, जो इस्लामपुर प्रखंड ने इतना नायाब तरीका अपनाया वहां पर कि उसको जो है आपको ODF प्लस मॉडल का, उसको इस्लामपुर प्रखंड भागलपुर को दर्जा मिला। मतलब कि वहां नायाब तरीका क्या अपनाया गया, तो वेस्ट प्रोसेस यूनिट जो है, वेस्ट प्रोसेस यूनिट, मतलब कि हर घर में उस प्रखंड के या उस गांव के, उस प्रखंड के गांव के हर दरवाजे के पास वहाँ का जो ये है, वहाँ का जो शासन जो है, वहाँ क्या किया कि वहाँ के कचरा का डब्बा रखा गया। हर घर से कचरा रखा जाता था, नीला और हरे रंग का, गीला और सूखा हुआ कचरा को रखा जाता था। और देखिए कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर इंतजाम किया गया कि वहां से उठा करके एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर है, तो वहां 2 जगह प्रखंड में, वो 2 जगह पंचायत में 2 जगह बनाया गया। और वो जो घरों से कचरा जो है ई-रिक्शा के माध्यम से और वहां से निकाला गया, फिर उसके बाद रिक्शा और ई-रिक्शा के माध्यम से पहुंचा दिया गया सामुदायिक स्वच्छता परिसर में। फिर वहां से उठा करके फिर ले जाया जाता है वेस्ट, जो ये है क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट प्रोसेस यूनिट जो है, वेस्ट प्रोसेस जो यूनिट है, वहां जहां स्थापित किया गया है वहां पर सारा कचरा ले जाया जाता था। तो वो एक आय का साधन भी बन गया और उसको प्रोसेस्ड कर दिया गया। तो इस तरीके से करने वाला जो है आपको बिहार का पहला जो मॉडल बना है इस्लामपुर प्रखंड का, इस्लामपुर प्रखंड है जो कि भागलपुर में है, ये याद रखिएगा। और ये जो आपको है शौचालय का निर्माण, मतलब कि गांव और शहर में शौचालय का निर्माण भी जो है इसी के तहत ही किया गया, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही सारा काम ये हुआ था। तो ये पॉइंट जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको इस्लामपुर प्रखंड जो कि ODF प्लस मॉडल का दर्जा मिला, उसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आपको अगला पॉइंट, मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार मिला है। मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार मिला, यानी कि यहाँ की जो मुखिया जो थी वो प्रेमा देवी, वह प्रेमा देवी जो कि ये लगातार तीसरे टर्म तक वहाँ की मुखिया है और ये बहुत ही जागरूक, एक बहुत ही जागरूक और बहुत ही विकास करने वाली मुखिया है। और इसने जो है, ये जो मोतीपुर कहाँ है, तो ये समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड में है, जहाँ जो मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब कि ये जो मुखिया जो है प्रेमा देवी, ये इन्होंने ही पुरस्कार को कलेक्ट किया, ये मुखिया है। और यहाँ पर जो है आपको राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार मोतीपुर को मिला है, जो कि आपको समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड में है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ख़त्म हो गया है ये हमारा वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट
सब्सक्राइब करना न भूलें और ढेर सारा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें ताकि लोग और लाभान्वित हो और हम भी लाभान्वित हों। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।